हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अब तक कुल 8 लेक्चर अपने हो चुके हैं। जो अपना सेकंड पेपर हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण। पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत, जिसका नाम है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। और उसके लिए अवकलनीयता का आपको आज पता होना बहुत जरूरी है। क्या कंडीशन होती है, क्या परिभाषा है, सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो अब तक अपनी यहाँ पे कुल 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज यहाँ पे जो आप लेक्चर होगा वो 9वां लेक्चर होगा। देखिए, फलन एफजेड के विश्लेषिक होने का आवश्यक प्रतिबंध हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और वो एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो विश्लेषिक फलन की कंडीशन ली, और विश्लेषिक यानी अवकलनीयता की कंडीशन ली, क्योंकि विश्लेषिक फलन की परिभाषा के अंतर्गत क्या होना चाहिए, फलन अवकलनीय होना चाहिए। यानी जो भी एफ जेड है तो एफ जेड जो एफ डैश न जेड का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी परिभाषा काम में ली। अब थोड़ा सा देख लीजिए उसको, जो अपन ने आवश्यक प्रतिबंध किया है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो उसको अपन ने प्रूफ कैसे किया। तो उसमें अपन ने अवकलनीयता की परिभाषा काम में ली, ठीक है ना। आप देख लीजिए उसको ठीक से। फिर दो स्थितियों की सहायता से, केस फर्स्ट और केस फर्स्ट यानी सेकंड की सहायता से अपन कोशी रीमान समीकरण लेके आए। ये था आवश्यक प्रतिबंध। अब आज करेंगे फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने का पर्याप्त प्रतिबंध। फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने का पर्याप्त प्रतिबंध। तो देखो, पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है? जो आवश्यक प्रतिबंध होता है उसका विपरीत होता है। यानी जो आवश्यक प्रतिबंध में अपन ने प्रूव किया उसको लेके चलेंगे, और जो आवश्यक प्रतिबंध में लेके चले थे उसको प्रूफ कर देंगे। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्टेटमेंट देख के आपको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये क्या होगा, ये तो हमसे नहीं होगा। कई ने तो ऐसा सोच लिया होगा, ठीक है। लेकिन ये जितना बड़ा स्टेटमेंट है उतनी ही आसान ये थोड़ा है। इसका ये पर्याप्त प्रतिबंध का भाग है, ठीक है। आवश्यक प्रतिबंध था, उससे तो ये मानिए कि ये भाग है वो बहुत छोटा है। ओके, तो किसी की साइज देख के आज क्वेश्चन की आपको इस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो हमसे ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्सेप्ट है वो उसको ध्यान में रखिए। पर्याप्त प्रतिबंध होता क्या है कि भाई जो आवश्यक प्रतिबंध अपना होता है उसकी विपरीत कंडीशन होती है। तो मैंने उसको बता दिया आपको क्या लेके चलना है, क्या प्रूफ करना है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा आवश्यक प्रतिबंध के बारे में पता होना चाहिए कि आवश्यक प्रतिबंध क्या था, अपन ने क्या प्रूफ किया था। तो देखिए, उसमें अपने विश्लेषिक फलन की कंडीशन काम में ली थी, और विश्लेषिक फलन यानी अवकलनीयता की कंडीशन काम में ली थी, और प्रूफ किया था कोशी रीमान समीकरण, ठीक है। तो वो एक कंडीशन हो गई थी वहां से किसकी, कोई भी फलन है वो विश्लेषिक फलन होगा, कब होगा, यदि u अभी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और उसके बाद में अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी किए उनकी सहायता से, ये ना आपके नाम, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़े होंगे। एक बार ये क्लास है, आप आज कंटिन्यू देखोगे, ऐसा नहीं कि 5वां देख लिया, छठा देख लिया, उसके बाद में यहाँ पे 9वां देख लिया, 7वें 8वें से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आए, ठीक है। लेट आते हैं, कैसे भी आते हैं, लेकिन आपको इनको कंटिन्यूस देखना है, ठीक है। एक भी वीडियो छोड़ना नहीं। देखिए, पर्याप्त प्रतिबंध, तो सबसे पहले तो आपके थोड़ा बहुत इसका स्टेटमेंट है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लिखे चलना है, क्या प्रूफ करना है, तरीका आपको मैंने बता दिया। आवश्यक प्रतिबंध वाले को आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, उसमें क्या लेके चले थे प्रूफ कर देंगे, और क्या प्रूफ करना था उसको लेके चलेंगे। ओके, तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। देखो, u(xy) प्लस आइटा v(xy), ये आप जानते हो, प्रांत डी में परिभाषित है। तो परिभाषित है वो अपरिभाषित है। तब फलन एफ जेड है प्रांत डी के विश्लेषिक फलन होता है, क्या है? तब फलन एफ जेड है प्रांत डी के विश्लेषिक फलन होता है। देख लीजिए, ये प्रूफ करना है आपको कि एफ जेड क्या है, प्रांत डी के विश्लेषिक फलन है। ये नहीं है u(xy) तथा v(xy) देखिए, यहाँ तक हो गया था। यदि u(xy) तथा v(xy) के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पे सतत है, तथा कोशी रीमान समीकरण del u by del x del v by del y पहले ये थी, तथा del u by del y इक्वल टू माइनस del u by del x प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती है। तो कंडीशन काम में कौन सी लेने देखो, एक तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट है, u और v के प्रथम कोटि का आंशिक अवकलज del 8 है, del u by del x del u by del y
डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई। इनको क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज विपरांत v के प्रत्येक बिंदु पे सतत है, तो सतत तो परिभाषित हो जाएगा। तो ये कंडीशन काम में लेनी है, प्रूफ क्या करना है कि f या डेल पदार्थ v के विश्लेषित फलन होता है। ठीक है, तो जस्ट आपसे प्रतिबंध है, उसकी विपरीत कंडीशन है याद करके रखिए। इस कंडीशन को लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपके? तो ये आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है, आपको केवल दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। प्रूफ करना है विश्लेषित फलन है, काम में क्या लेना है? कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है और एक ही सतत वाली कंडीशन u और v के जितने भी आंशिक अवकलन है वो क्या है? सतत है। आपको दिया गया है u(y) प्लस आइटा v(x)y नाम देंगे परिभाषित है एंड और क्या यहाँ पे लेके चलोगे u और v को समीकरणों को संतुष्ट करते हैं और प्रूफ क्या कर देंगे? विश्लेषित फलन। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आप इसको अच्छे समझिए पहले तो, लिखिए थोड़ा सा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, शुरू करो। del v by del x is equal to del v by del y। दूसरी समीकरण यहाँ पे v भी है, आपको पता भी होना चाहिए। del v by del y is equal to माइनस del v by del x। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाना है कि फलन है जो विश्लेषित फलन है। तो विश्लेषित फलन की एक कंडीशन तो ये थी कि कोशी रीमान समीकरण है वो होने से संतुष्ट, लेकिन ये तो आवश्यक प्रतिबंध था। अब इसको तो अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, सही ना बात भाई? कोशी रीमान समीकरण को तो लेके चल रहे हैं, इसको कैसे प्रूव कर देंगे? तो आवश्यक प्रतिबंध होना। और क्या कंडीशन बचती है और जिससे ये प्रूफ हो जाए कि एफ जेड है वो विश्लेषित फलन है। देखिए विश्लेषित फलन की परिभाषा उसमें साफ साफ लिखा है कि फलन एफ जेड है तो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए। तो सतत तो परिभाषित तो हो जाएगा, ठीक है, और अवकलनीय होना चाहिए। और अवकलनीय का मतलब है कि फलन यदि एफ जेड है तो अवकलनीयता मतलब एफ डेस जेड का अस्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ डेस जेड का क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। अवकलनीयता की परिभाषा देखिए मैंने अच्छे से लिखवाई है, उसके मैथमेटिकल रूप में लिखा है, उसकी कंडीशन में लिखाई है एफ डेस जेड का अस्तित्व मतलब उसका कोई ना कोई मान होगा तो वो अवकलनीय हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, वो अनंत की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? एफ डेस जेड का अस्तित्व है, उसका अस्तित्व होगा फलन एफ जेड क्या हो जाएगा? विश्लेषित फलन हो जाएगा। बस इतना सा देख लीजिए, ये भी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बेस और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डेफिनेशन है
परिभाषाएं हैं बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, देखिए आगे। आज तब सिद्ध करना है कि देखिए ऐसे आपको प्रूफ क्या करना है कि बेस जेड का अस्तित्व है, यदि ये प्रूफ कर दोगे तो फलन एफ जेड का बनेगा विश्लेषित फलन। अब अस्तित्व के लिए आपको एफ जेड का कुछ इस तरीके से मान निकालना पड़ेगा कि उसका मान है वो इस प्रकार से पदों में है कि अपन बोल सकें कि हाँ इसका अस्तित्व है तो इसका भी अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये सभी आंशिक अवकलज हैं यू और वी के। ठीक है, और ये सतत है। ठीक है, मतलब ये परिभाषित है, परिभाषित है तो मतलब इनका अस्तित्व है। तो यदि एफ जे जेड का मान इनके पदों में आ जाता है तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं। ओके, देखिए आप इसको किस प्रकार में करोगे, एफ जेड बोल तो सही तो डब्ल्यू बोल तो एक ही बात है, और ये आपको पता भी होना चाहिए और दिया भी है यू एक्स वाई प्लस आयता वी एक्स। ठीक है, ये आपका फलन है। अब देखिए ये यू वी एक्स तथा वाई अल्पवर्ती, इसका आसान सा तरीका इसको प्रूव करने का देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अल्पवर्ती क्या हो, डेल यू डेल वी डेल एक्स डेल वाई, यानी जो यू है उसको कितनी वर्ती हो रही है, अल्प डेल यू तो कितनी अल्पवर्ती मतलब बहुत ही कम वर्ती हो रही है, वी यू कितनी वर्ती हो रही है, डेल वी, एक्स में डेल एक्स, वाई में डेल वाई। आप इसको इसके अवकलनीय गुणांक समझ सकते हो, जैसे डी एक्स है डेल है, उसी प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। ये थोड़ी सी वर्दी है। ठीक है, तो यदि यू वी एक्स तथा वाई में अल्पवर्ती डेल यू डेल वी डेल एक्स डेल वाई हो एवं डब्ल्यू तथा जेड में अल्पवर्ती कितनी हो, क्रमशः डेल डब्ल्यू तथा डेल जेड हो। डब्ल्यू में बढ़ती डेल डब्ल्यू और जेड में बढ़ती डेल जेड। ये क्यों ले रहे हैं देखो, इसका कारण भी बताएंगे। पहले देखिए डेल डब्ल्यू डेल जेड हो तब आपको ऐसे करना क्या, देखो डेल यू और डेल वी को परिभाषित करना है। आपको क्या करना है, डेल यू और डेल वी को परिभाषित करना है। परिभाषित कैसे करोगे, देखो यू एक्स डेल यू वाई डेल वी प्लस डेल एक्स है, डेल एक्स है, प्लस एल्फा वन डेल एक्स एल्फा टू और ये बीटा वन डेल। दूसरा देखिए वी एक्स डेल एक्स वी वाई डेल वाई एल्फा टू डेल एक्स बीटा टू डेल वाई। ये मान लिया, देखो डेल यू और डेल वी का मान आपने लिखा है। ठीक है, इसको लिखा समीकरण नहीं, समीकरण 2। ठीक है, इसमें देखो डेल एक्स डेल वाई का गुणांक है, डेल एक्स डेल वाई का गुणांक है, एल्फा वन एल्फा टू बीटा टू, ये तो कोई कांस्टेंट है, ये क्या कोई कांस्टेंट है।
और ये यहाँ पे डेल एक्स आप समझ सकते हो कि अक्ष का अवकलनीय गुणांक आंशिक, ये डेल वाई वाई का आंशिक अवकलनीय गुणांक, और ये फलन यू एक्स वी वाई वी एक्स वी वाई। अब देखो इसका मतलब क्या है, यू एक्स का क्या मतलब होता है, देखो यू एक्स का क्या मतलब है, यू एक्स का मतलब है डेल यू बाई डेल एक्स, यू का एक्स के सापेक्ष, यू वाई का क्या मतलब है डेल यू बाई डेल वाई। इनको आप अलग से लिख सकते हो या आगे भी दिखा देंगे। और वी एक्स का क्या मतलब है डेल यू बाई डेल एक्स, और वी वाई का क्या मतलब है डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है ना, तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट रूप में सिंपल है, उनका मतलब है वो ये लिख सकता है। ठीक है, पहचान लेना डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल। अब देखो यहाँ तक तो ये हो गया था, ये अल्पवर्ती क्यों हुई, देखो हम अवकलनीयता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फलन एफ जेड है, अवकलन होने के बाद में एफ डेश ना जेड हो जाएगा। ठीक है, तो मान में परिवर्तन होगा, इतना तो कंफर्म, मान में क्या होगा परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन होगा क्या, तो देखिए कोई एग्जाम्पल और होता है क्वेश्चन, तो उसमें तो होता है सब कुछ फिक्स हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि उसमें फलन है वो एक परिभाषित किया जाता है। जैसे x की पावर n है तो उसका अवकलन n x की पावर n माइनस वन। लेकिन जब कोई फॉर्म करते हैं अपन, ठीक है, जब कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो रियल में भी आपने देखा होगा हमको इसी आधार पर कुछ बेस लेना पड़ता है कि भाई हम इतना समझ सकते हैं कि एफ जेड था, अब एफ डेश का जेड हो जाएगा तो परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन होगा किस प्रकार, उस परिवर्तन को जो परिभाषित करने का तरीका है वो यहाँ पे क्या है, ये अल्पवर्ती ले लेता है। ठीक है, जो फलन यू था उसमें वरीवर्ती डेल यू, ठीक है, वी में डेल वी, एक्स में डेल एक्स, वाई में डेल वाई। ठीक है, यू देख लीजिए एक्स और वाई का फलन है तो एक्स और वाई आ गया इसमें। ठीक है, वी भी एक्स और वाई का फलन है, इसमें भी एक्स और वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स के सापेक्ष में होगा, वाई के सापेक्ष में होगा, एक्स के सापेक्ष में होगा, वाई के सापेक्ष में होगा। ठीक है ना, तो यू और वी दोनों किसके फलन है, एक्स और वाई के फलन है, एक्स के सापेक्ष भी होगा, वाई के सापेक्ष भी होगा। अब ये मैंने कॉन्स्टेंट के लिए और यहाँ पे ये आपके चर फलन के लिए देखो यू की बात हो रही है, तो यू यहाँ पे दो प्रकार से परिभाषित है, एक बार यू एक्स ले लीजिए, एक बार यू वाई ले लीजिए। यू एक्स एक्स के सापेक्ष, यू वाई तो वाई के सापेक्ष, सिंपल सा लॉजिक है। देखो और ये यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट मान हो सकते हैं भाई, अपन कई बार अप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टेंट पर उतार जाते हैं ना, ठीक है ना, तो इसलिए ये कि हो सकता है कोई हो, अभी जरूरी नहीं कि ये हो ही विद्यमान, लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा चीज़ें में आप थोड़ा सा तालमेल बढ़ाइए। रियल में भी अपन ने इनको कॉन्सेप्ट हमको समझने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पे ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों को मिला के यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात तो ये डेल यू को परिभाषित किया गया है, आउटलाइन इसका होगा एक्स और वाई के सापेक्ष, इसमें अचल फलन भी हो सकते हैं, इसमें चर फलन भी हो सकते हैं। यू है तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल वाई, वी है तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, यू एक्स एक्स के सापेक्ष, यू वाई का वाई के सापेक्ष, वी एक्स का एक्स के सापेक्ष, वी वाई का वाई के सापेक्ष। कोई कॉन्स्टेंट का एक्स के सापेक्ष, कोई कॉन्स्टेंट का उसका वाई के सापेक्ष, कॉन्स्टेंट का एक्स के सापेक्ष, कॉन्स्टेंट का वाई के सापेक्ष। ठीक है ना, तो जैसे मान लो अपन इस तरीके से करते हैं 5, ठीक है ना, और तो यहाँ से मान लो डेल यू है और उसका अपने को मान लो यहाँ से वही यू है उसका मान याद करना ताकि पता चल जाए कितनी बढ़ती हुई है। तो इसी हिसाब से जैसे 5 है डेल एक्स है तो समाकलन के अपन याद कर लेते हैं 5x, होता नहीं होता 5 यहाँ का डेल एक्स है, डेल एक्स जो भी है उसका डेल एक्स एक्स हो जाएगा 5x। इस तरीके से परिवर्तन का पता करें। यहाँ पे देखो आपको सिंपल सी बात ये समझनी है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, जो दिया गया था वो ही लिखा था। अल्पवर्ती कोई भी फलन का अवकलन हो रहा है, अवकलन हो रहा है तो परिवर्तन होगा, इतना कंफर्म होगा। ठीक है, परिवर्तन कितना होगा कि हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, हम इतना बता सकते हैं कि परिवर्तन होगा। तो ये सब आपने क्या ले ली, यू वी एक्स वाई, यहाँ पे देखिए इसमें देख लीजिए आपको केवल और केवल 4 ही चर मिलेंगे, यू वी एक्स और वाई। तो इनमें सब में अल्पवर्ती ले ली, डेल यू डेल वी डेल एक्स डेल वाई। क्लियर, तो एफ जेड है, इसको आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, ये इन्हीं के सिंबल है,
यहाँ पे जो आपका डब्ल्यू और जेड है इसमें भी अल्फा कर दी डेल डब्ल्यू और डेल जेड इनको परिभाषित कर दिया जिसको डेल यू और डेल वी, ठीक है, डेल एक्स और डेल वाई के सापेक्ष, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं कि समीकरण 1 और 2 आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, अगर तभी ये क्लियर हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। करना क्या है एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा समीकरण दी होगी यही से पहचानोगे यू वी एक्स वाई इनमें इक्वलिटी कर दो डेल यू डेल वी डेल एक्स डेल कर दिया, एक हो जाएगा डेल डब्ल्यू डेल जेड। अब डेल यू और डेल वी का मान लिखोगे तो यू का एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष एक्स वाला फलन यू एक्स, वाई के सापेक्ष तो वाई वाला फलन यू वाई, वी का डेल एक्स डेल वाई एक्स के सापेक्ष वी एक्स, वाई के सापेक्ष वी वाई, डेल एक्स डेल वाई कांस्टेंट पदों के साथ, डेल एक्स डेल वाई कांस्टेंट पदों के साथ, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 क्या है सब के सब कांस्टेंट पद, ठीक है। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये आसान सा प्रोसेस है, केवल कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये समीकरण 1 और 2 आपने कैसे लिखोगे ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसका प्रोसेस है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए सर क्यों हुआ, हमने कैसे किया, इसका कारण क्या है, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कई चीज़ें हैं वो देखो सिंपल वे में समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा अपने को अतिरिक्त सोचना पड़ता है कोई दूसरे तरीके से कि हाँ इस प्रकार संभव है। हर चीज़ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसको बोलते हैं जैसे एक होता है मूर्त एक होता है अमूर्त। तो मूर्त में तो क्या होता है कि जैसे स्पष्ट रूप से दिख गया, अमूर्त के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा, अपने को कल्पना करनी पड़ेगी कि वही चीज़ है, ठीक है। और अब आपका लेवल इस प्रकार का हो चुका है कि आपको अमूर्त चिंतन करना होगा। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, आपको स्वयं को कल्पना करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा संभव है। और ये अपन ने रियल में बहुत अच्छे से किया है यदि आपने उसको ठीक से पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो अपने लेवल को बढ़ाइए, ओके। समीकरण 2 तक अच्छे से समझ में आना चाहिए, लिख लो उसको। अब देखिए अपने को इसके आगे क्या करना है। देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो थोड़ा सा उसे याद रख लेना, u प्लस आयटा वी, u प्लस आयटा वी, तो जब अल्पविधि हो जाएगी तो डेल यू प्लस आयटा डेल वी, डेल यू प्लस आयटा डेल वी, दो को आयटा से मल्टीप्लाई करा देंगे और एक और दो को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। देखो प्रोसेस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इंटू आयटा। देखिए एलएचएस क्या हो जाएगी, डेल यू प्लस आयटा डेल वी। अगर इन दोनों को जोड़े तो डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, डेल एक्स कॉमन आ जाएगा। तो देखिए डेल यू प्लस आयटा डेल वी इसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको आयटा से मल्टीप्लाई करा देंगे लेकिन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यू एक्स प्लस आयटा वी एक्स, और कॉमन क्या आ जाएगा डेल एक्स। इसी प्रकार यहाँ से डेल वाई कॉमन आ जाएगा,
यू वाई प्लस आयता वी वाई, डेल वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस आयता अल्फा 2 डेल एक्स, और लास्ट पर बीटा 1 प्लस आयता बीटा 2 डेल वाई। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस करना है अपने को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इंटू आयता, या फिर डेल यू प्लस आयता डेल वी। ये एक बार ऐसे कैसे देखिए, यू एक्स प्लस आयता वी एक्स डेल एक्स, आगे वाला भी ऐसे कैसे एक बार, यू वाई प्लस आयता वी वाई डेल वाई। देखो अल्फा 1 कांस्टेंट, अल्फा 2 कांस्टेंट, तो अल्फा 1 प्लस आयता अल्फा 2 भी कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, ए डेल एक्स, ये भी कोई कांस्टेंट है जिसका मान है अल्फा 1 प्लस आयता अल्फा 2। ये अपन ने थोड़ा सा इसको आगे सीमित रूप में लिख दिया। इसी प्रकार इसको लिख देंगे डी डेल वाई, डी डेल वाई, बी का मान बीटा 1 प्लस आयता बीटा 2 कांस्टेंट, फिर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। आगे देखिए, जहाँ ए का मान अल्फा 1 प्लस आयता अल्फा 2 अचर, एंड बी का मान बीटा 1 प्लस आयता बीटा 2, ये भी अचर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब देखो, हम इनमें से किसी एक को चयन करेंगे और उसकी जगह मान रिप्लेस करेंगे उस रीमान समीकरणों की सहायता से। देखिए कैसे, उस रीमान समीकरण से तो क्या लिखोगे कि u by del x is equal to del v by del y। अब आपको इसको सिंपल रूप में लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, संक्षिप्त रूप में इसको क्या लिखोगे, ux, इसको क्या लिखोगे, vy, ux vy, ठीक है। इसको समीकरण 3 में है, ये समीकरण 4, एंड दूसरी समीकरण क्या थी, del u by del y माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसको क्या लिखोगे सिंपल रूप में, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। समीकरण 4 और 5। अब देखिए, इनमें से किसी एक को चयन कर लीजिए, या तो एक्स वाले को हटा लीजिए, वाई वाले को हटा लीजिए किसी तरफ से। देखो, अगर यू एक्स की जगह मान रखोगे तो वी वाई आ जाएगा, वी एक्स की जगह मान रखोगे तो माइनस का यू वाई आ जाएगा, ठीक है। यू वाई की जगह मान रखोगे यू वाई की जगह तो माइनस का वी एक्स आ जाएगा, और वी वाई की जगह मान रखोगे तो यू एक्स आ जाएगा। सिंपल रूप में समझना है, 4 और 5 का उपयोग करना है समीकरण 3 में। क्लियर है? ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस ये आपके सामने है, समीकरण 5 तक आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अब इसके आगे करते हैं। समीकरण 4 और 5 का उपयोग समीकरण 3 में करने पर कैसे करोगे, देखिए, डेल यू प्लस आयता डेल वी इज इक्वल, ये ऐसे कैसे रख लीजिए, यू एक्स प्लस आयता वी एक्स डेल एक्स, यू वाई की जगह माइनस वी एक्स प्लस आयता वी वाई की जगह प्लस का यू एक्स डेल वाई
ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई। ठीक है, हो जाएगा। यू वाई की जगह माइनस बी एक्स समीकरण 5 से, वी वाई की जगह यू एक्स समीकरण 4 से। ओके, यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स डेल एक्स, ये ऐसे कैसे? अब देखो यहाँ से आइटा कॉमन ले लीजिए, प्लस आइटा कितना बचेगा? देखो प्लस का यू एक्स बच जाएगा, ये यहाँ से कितना बचेगा? देखो इसमें आइटा नहीं है, वो आइटा नहीं है, माइनस है, तो आइटा स्क्वायर होता है वो होता है -1। तो ये आप लिख सकते हैं उसको आइटा स्क्वायर वी एक्स, आइटा कॉमन आ जाएगा तो आइटा बच जाएगा। आइटा कॉमन ले लेंगे तो यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स डेल वाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराए देख लो दोबारा, आइटा यू एक्स आइटा 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 स्क्वायर माइनस वी एक्स बाद में डेल वाई। ओके, हो जाएगा। तो इस स्टेप में केवल इतना करना है, आइटा को कॉमन ले लिया, आगे वाला ऐसे का ऐसे ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई। यहाँ तक क्लियर होगा? आगे देखिए फिर स्टार्टिंग के दोनों पदों को देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है, यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या बच जाएगा? डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। हो जाएगा आसानी से। यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ओके, आगे वाला एक बार ऐसे का ऐसे, ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई। यहां तक हो जाएगा। ये किसका मान है? डेल यू प्लस आइटा डेल वी का। अब यहां से देखो, इसमें भाग दे देंगे दोनों तरफ किसका? डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई का। तो इसमें भाग लगेगा तो डेल यू प्लस आइटा डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। यहाँ से हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? केवल यू एक्स प्लस आइटा बी एक्स, और इसमें भी भाग लग जाएगा ए डेल एक्स प्लस बी डेल वाई बी, डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई का दोनों तरफ भाग दे दिया आपने। ओके, अब देखो ये डेल यू प्लस आइटा डेल वी, ये डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स के रूप में इसका मान आ रहा है। देखो ये है क्या? देखो यू प्लस आइटा वी क्या था? एफ जेड यानी डब्ल्यू था नहीं था? और अब डेल यू प्लस आइटा डेल वी, ये क्या हो जाएगा? सोचिए, ये होगा डेल डब्ल्यू, ये क्या होगा? डेल डब्ल्यू होगा। एक्स प्लस आइटा वाई ये था जेड, तो डेल एक्स प्लस डेल आइटा वाई ये क्या हो जाएगा? डेल जेड। और बाकी ऐसे कैसे? यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स प्लस ए डेल एक्स डी डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। जहां पे तो डेल डब्ल्यू है उसका मान डेल यू प्लस आइटा डेल वी एंड डेल जेड का मान डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ये आप अच्छे से जानते हो कि W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, तो अवकलन हो जाएगा इनका। तो डेल डब्ल्यू आप डेल यू प्लस आइटा डेल वी, ये आप अच्छे से जानते हो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ठीक है, यहाँ तक आपके अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, प्रोसेस आपके सामने। ठीक है, लिखो यहाँ तक।
अब देखो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, तो देखिए डब्ल्यू का जेड के सापेक्ष अवकलन, आप ये समझिए परिवर्तन, ठीक है, अवकलन को अपन ने परिवर्तन नहीं बोला है, तो वही बात है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड एक ही चीज है, ठीक है, मतलब इसको इस रूप में समझ सकते हो। तो यहाँ देखने वाला है डब्ल्यू का जेड के सापेक्ष अवकलन, डब्ल्यू यानी एफ जेड, और एफ जेड का जेड के सापेक्ष अवकलन एफ बेस जेड, क्या हो जाएगा एफ बेस जेड, इसको आप और क्या लिख सकते हो, एफ बेस जेड इज इक्वल टू यूएक्स प्लस एटा वीएक्स प्लस ए डीएक्स डी डी वाई अपॉन डीएक्स प्लस आयता डी। इसके रूप में यहाँ पे ये तो अपने ऐसा फलन है, ठीक है, और बाकी इनका उल्लंघन होता है, तो यहाँ से तो अपन परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखो इसका मान है वो यूएक्स और वीएक्स के पदों में आ रहा है, यानी डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स, और ये दोनों फॉर्मूले हैं यू और वी के आंशिक अवकलन है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स, और ये सतत है, परिभाषित है, ये परिभाषित है, तो इसका मतलब है डेल जेड में क्या होगा, परिभाषित होगा, उसका कुछ न कुछ अस्तित्व है जरूर होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। आपको दिया गया है, हालांकि दिया तो आपको अलग चारों के लिए देते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पे वही है, दो के लिए अपन बोल देते हैं कि यूएक्स और वीएक्स प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन है, जो कि क्या है सतत है, अर्थात परिभाषित है, और ये परिभाषित है, तो इसका मतलब यहाँ पे है ये समझ जेड में क्या है, परिभाषित है, उसका अस्तित्व है, ठीक है। जेड का क्या होगा अस्तित्व, यानी फलन एफ जेड है वो अवकलनीय है, परिभाषित है, फलन एफ जेड क्या हो जाएगा एक विश्लेषित फलन हो जाएगा। है उपरांत दी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है और वो अवकलन, ठीक है, आपके सामने है, फलन एफ जेड क्या हो जाएगा एक विश्लेषित फलन। फलन एफ जेड क्या है विश्लेषित फलन, क्लियर। तो ये थ्योरम थोड़ी सी आपको अटपटी लगी होगी कि क्या ये आंशिक अवकलन, क्या सतत, क्या परिभाषा, क्या अस्तित्व है, मतलब एक मैथमेटिकल रूप में इसका रिजल्ट नहीं निकल के आया, और उसकी आप लोगों को आदत है, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए आपको अटपट लगेगा, लेकिन थ्योरेटिकल हिसाब से भी आप सोचोगे तो ये क्लियर है एकदम। विश्लेषित फलन की परिभाषा, फलन एफ जेड है वो परिभाषित होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, यानी उसका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है ना बात। वही बात है यहाँ पे अस्तित्व का क्या मतलब है कि भाई इसका तो अपन नहीं पता लगा सकते ये ऐसा फलन है, ठीक है, किस प्रकार का मान होगा नहीं होगा, लेकिन यूएक्स प्लस आइटा वीएक्स है उसका अस्तित्व होगा। क्यों होगा, यूएक्स और वीएक्स क्या है, ये कोशी-रीमान समीकरण जो आपके फलन है यू और वी, उसके रूप में जो संतुष्ट करते हैं उनके भी फलन है, और ये सतत है, और सतत है तो मतलब ये आपके परिभाषित है, इनका कोई ना कोई मान निकल के जरूर आएगा। तो सतत की क्या परिभाषा होती है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो है, जेड इक्वल टू है जेड, इसी जगह ये मान ग्रहण कर लेता है, एफ जेड जरूर मान तो आएगा ना, कोई नहीं बात बस नहीं, ऐसा थोड़ी किया ये अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा थ्योरेटिकल रूप से समझने की कोशिश करोगे, ये परिभाषित है, ये परिभाषित है, तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व होने का मतलब है कि कोई ना कोई मान होगा, अनंत नहीं होगा, ये अस्तित्व है। तो अपन बोल सकते हैं कि
एफ डे जेड का मान इसके बदल में है, जब इसका अस्तित्व है तो इसका भी अस्तित्व होगा। ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अचर फलन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से परिभाषित है ना। इसके आधार पर ये भी क्या होगा, स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा। इसका अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, और ये है क्या, ये एफ जेड का अवकलन है, एफ बेस जेड। और इसका अस्तित्व मतलब ये क्या है, अवकलनीय है, परिभाषित है, फलन है जेड इसमें से भी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। कुछ इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं वो आपको अच्छे से समझनी है, और तो बाकी सिंपल सी बात है, वो सीधे समीकरणों का यूज करना है, आयटा को बाहर ले लेना है, मान रिप्लेस कर देना है, वो ही होता है। स्टार्टिंग में समीकरण 1 और 2 लिखी, और ये बात ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझने लायक बात है कि हुआ है, ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। ओके, तो ये थ्योरम हमको कंप्लीट होना नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से समझिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, है ना, तब जाके दिमाग में बैठेगी। ऐसी चीज़ों को यदि आप लिख के याद करते हो तो वो सही याद होती है, ठीक से याद होती है, स्थायी याद होती है, ठीक है। थोड़ा सा लिख के याद करने की कोशिश करें, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं कि आप उसको कर नहीं सकते। अपने आप विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही हो पाएगा आज इस क्लास में, ठीक है। ये थ्योरम आज के लिए काफ़ी है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।